नपे तुले अंदाज में विरोधियों पर हमला बोलने वाली प्रियंका गांधी बीजेपी के नेताओं को चूहा कह बैठी। पलटवार में बीजेपी ने कांग्रेसियों को गीदड़ कहकर चिढ़ा दिया। मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डुबो देने की बातें फारूक अब्दुल्ला कर चुके हैं। विरोध में मोदी ने भी फारूक को कश्मीर का सबसे बड़ा पापी कह दिया। बंगाल में मोदी विरोधी की आवाज कसाई के रूप में सामने आई है, तो यूपी में मोदी को खूनी कहकर पुकारा जा रहा है। बड़ी बहस में सवाल बड़ा है, 2014 में देश में कौन सी सियासत देख रहा है? जहां मुद्दे पीछे छूट गए हैं, मुद्दों की जगह ओछे आरोपों ने ले ली है। क्या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति से देश चलेगा? सियासी जंग में व्यक्तिगत हमलों ने अब फिल्म की शक्ल ले ली है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। बीजेपी की नई फिल्म रॉबर्ट वाड्रा पर फोकस है। फिल्म का नाम है दामाद श्री। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर हमला करने का नया हथियार फिल्म के जरिए भी निकाला और लगे हाथ। वाड्रा पर पोस्टर भी देश के अलग अलग हिस्सों में चस्पा करके गांधी परिवार से कई बड़े सवाल भी पूछ लिए। In any of the series of corruption that has happened was even subjected to an inquiry, and particularly the president and the vice president run away from answering. They remain absolutely silent. In Vadra issue too, they remain silent. बीजेपी के इस अलग किस्म के प्रहार से पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई। कांग्रेस की राज्य सरकारें और कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स इनके हर कदम पर साथ हैं। प्रियंका गांधी को चोट सीधे दिल पर लगी तो तिलमिलाई प्रियंका ने ऐसा करने वाले बीजेपी के नेताओं को चूहे की संज्ञा दे दी। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। इस पर भी बीजेपी और संघ दोनों ने मिलकर प्रियंका पर पलटवार किया। तो रोज हमारे बारे बोलना, मोदी के बारे आलोचना करना, इससे उनको पता है कि मोदी शेर है और ये जो गीदड़ लोग हैं वो भागने में पड़ेंगे। वो बोल रही है, उसमें उनके पति पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में तो उन्होंने कुछ सफाई दी नहीं। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस, या यूं कहें कि गांधी परिवार की दुखती रग क्या है, इसलिए व्यक्तिगत हमलों के साथ हाथ भी वहीं रख रही है। लेकिन 2014 की रेस में मोदी को रोकने और घेरने के लिए भ्रष्ट भाषा का इस्तेमाल कई और भी कर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये है फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया। इनका बस चले तो जो लोग मोदी को वोट दें, ये उन्हें समंदर में फिकवा दें। जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। आग ऐसी लगी कि विरोधियों पर नपे तुले अंदाज में हमला करने वाले मोदी भी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ गए और फारूक अब्दुल्ला को पापी करार दे दिया। आप कोई बयान करने वालों को, मोदी को वोट देने वालों को दरिया में डुबोने की बात करते हो, पहले आपके पिताजी, आपका बेटा कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है। मोदी सांप्रदायिक है या धर्मनिरपेक्ष, फैसला जनता करेगी, लेकिन कहीं ये फैसला मोदी के हक में न चला जाए, इसलिए जनता को बहकाने के चक्कर में विरोधियों को कसाई तक नजर आने लगे हैं मोदी। The butcher of Gujarat airdropped into Bengal. He has no answers to Bengal's development model, so instead he is indulging in personal, unsubstantiated attacks. आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ओर वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो इससे तृणमूल कांग्रेस परेशान है। फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सिंह। इन्होंने जुबान कितनी काली की, ये भी सुन लीजिए। बेशक इंसानियत खून से रंगा हुआ, खून से नहीं है, खून के समुंदर से नहाया हुआ। हम उससे अधिक बढ़ के कह रहे हैं। ताज्जुब है, जिस चुनाव का आगाज जनता को विकास का सब्ज़बाग दिखाकर शुरू हुआ, अब अंजाम तक पहुंचते पहुंचते वही चुनाव
ओछेपन और निजी हमले की राजनीति में सिमट कर रह गया, जहां मुद्दे पीछे छूट गए और व्यक्तिगत हमले भ्रष्ट भाषा की शक्ल में सिर चढ़कर बोल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि जिस देश में जनता के लिए बुनियादी जरूरत रोजी रोटी और सांप्रदायिक सौहार्द है, क्या वही देश अब निजी आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से चलेगा? क्या नेताओं को जनता से जुड़े महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे कई अहम मुद्दों से अब कोई लेना देना नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, आखिरकार क्यों नेताओं की जबान इस तरह की होती जा रही है? और दूसरा बड़ा सवाल कि रॉबर्ट वड्रा के ऊपर जो आरोप लगा है उस पर सोनिया और राहुल की सफाई आखिरकार नहीं आई, क्यों नहीं आई? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है और ये सवाल हम भी पूछेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली, रश्मिकांत जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नवेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, केसी त्यागी साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, और प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले रश्मिकांत जी आपके पास, रॉबर्ट वड्रा पर जो आरोप लगे 1 लाख रुपए से 300 करोड़ की संपत्ति बना लेना, वो भी चंद महीनों के अंदर, सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से इस पर सफाई क्यों नहीं आई, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पे पूरी सफाई आ चुकी है, आज भी आई है, कल भी आई है, और उसके पहले हरियाणा की सरकार भी इसका जवाब दे चुकी है। और हरियाणा की सरकार, और इसके सिर्फ हरियाणा की सरकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इसका जवाब दे चुके हैं कि जो उनके जमीन के सौदे हुए थे उनमें कोई गलती नहीं थी। तो इसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने अब इसका जवाब दिया है, इसके पहले दोनों सरकारें इसका जवाब दे चुकी हैं। प्रदीप सिंह जी, आपको लगता है जवाब की जरूरत है? बिल्कुल है। देखिए, ये सवाल तब से शुरू हुआ जब अशोक खेमका ने इसको उठाया था। अशोक खेमका ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, तो उन पर यह आरोप नहीं लग सकता कि वो राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, उनके खिलाफ एक तरह से उनको परेशान करने की कोशिश हरियाणा सरकार की ओर से होने लगी। उनके ऊपर कांग्रेस के लोगों के हमले होने लगे। उसके बाद इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने उठाया था। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कांग्रेस की ओर से इस बात का कोई जवाब नहीं आया है कि ये लैंड यूज कैसे चेंज हुआ, ये पैसे कहां से आए। देखिए, जो आरोप खासतौर से अरविंद केजरीवाल ने जो लगाए थे वो सीधे सीधे आरओसी की वेबसाइट से उठाकर उनकी कंपनी के बारे में जो जानकारी है उसी के आधार पर उन्होंने बातें रखी थी, उसमें कोई अपनी ओर से तथ्य नहीं पेश किया था। तो जो सरकारी दस्तावेजों में बात है उस पर अगर सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को बजाय ये कहने के कि ये राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, बदनाम करने की कोशिश है, उसका जवाब देना चाहिए तथ्यों के आधार पर। नलिन, आप क्या कहेंगे? मैं आ रहा हूं रश्मिकांत जी आपके पास। इसमें कहना क्या है, अभी तक आप देखिए ये विषय गंभीर इसीलिए है कि यदि इसमें कोई गलत बात नहीं है तो प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? 1 लाख से 350 करोड़ तक पहुंचना एक बड़े सीमित अवधि के अंदर में ऐसा मॉडल है, अगर उसमें कोई गलत बात ना हो तो देश को जानकारी मिल जानी चाहिए। हमारे यहाँ जितने बेरोजगार युवा हैं या जो युवा हैं जो संतुष्ट नहीं है अपने काम से कम ये मॉडल अपना सकेंगे। और यदि गलत है तो इस बात को आप देखिए, प्रियंका वाड्रा जी लगातार अपने शब्दों के वार से बीजेपी को निशाना तो लगा रही हैं, लेकिन इस पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी चुप हैं। प्रश्न यहां 3-4 प्रासंगिक हैं। पहली बात, मॉडल में गलती है या नहीं, क्योंकि प्रश्न लगातार उठाए गए। खेमका जी का तो अभी शायद प्रदीप भाई ने पूरा व्याख्या उसके डिटेल से कहा उस पर। दूसरी बात उस पर यह है कि जब इसके प्रश्न उठा था तो 24 घंटे के अंदर में 2 केंद्रीय मंत्री तुरंत आ गए डिफेंस में और कहा सब कुछ ठीक है, 24 घंटे में। उसके बाद आप नोट करिए, ये चेक्स को लेके फ्रॉड की बात हो रही है कि चेक पेमेंट हुआ ही नहीं। जो लाइसेंस नहीं देना चाहिए था वो तुरंत जो है लाइसेंस दिया गया, कंटिन्यू हुआ कंपनी बेचने के बाद भी। नेक्स्ट विषय आता है, जब अशोक खेमका जी को हटाया गया तो युद्धवीर जो अगले अफसर आए थे
आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। तो जिन्होंने प्रश्न उठाया उन्होंने भी इस बात को कवर अप के उसमें शामिल हो गए किसी रूप से, क्योंकि खेमका जी की बात को जिसने नकारा या सीधा किया वाड्रा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस अफसर को आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया। हम प्रश्न उठा रहे व्यक्ति नहीं, मुद्दे के ऊपर। और डिफेंस जो है कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी के सब कह रहे, लेकिन जिनके रिश्तेदार हैं, रॉबर्ट वाड्रा सीधे रूप से सोनिया गांधी जी के दामाद हैं और राहुल जी के बहनोई हैं। ये दोनों चुप लगातार हैं, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न उठना स्वाभाविक। रश्मिकांत जी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, लैंड यूज चेंज रातों रात किसी आम आदमी के कहने पे होता नहीं है। अगर आप और मैं जाएं और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहूं कि ये मेरी 10 एकड़ लैंड है, इसका लैंड यूज चेंज कर दीजिए, होगा क्या? क्या यह संभव है? आप और हम सब मार्केट को जानते हैं, आप और हम सब जानते हैं कि लैंड डील्स किस तरीके से होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ है ये रूल्स के अंदर हुआ है, कोई रूल तोड़ा नहीं गया है। कल बीजेपी ने एक बुकलेट निकाली जिसमें लिखा कि 54 एकड़ की जगह इनके पास 100 कुछ एकड़ थी और जो इनको डिक्लेयर करना चाहिए था श्री वाड्रा को, वो शायद रूल्स नहीं जानते हैं। वो क्लियर हरियाणा के अंदर रूल्स हैं कि ये रूल सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं है। तो ये क्यों सत्य छुपा रहे हैं लोगों से? क्या इनको सत्य का मालूम नहीं है? और सबसे ऊपर जो ये बोल रहे हैं कि सोनिया जी नहीं बोली या राहुल जी नहीं बोले, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया इस PIL को? और अगर मैं इसके लफ्ज पढ़ के बताऊं तो उनको शर्मनाक तरीके से सोचना चाहिए भाजपा को कि इस तरह का झूठ बोलना चाहिए था लोगों के सामने कि नहीं। क्या मैं आपके सामने आपकी अनुमति के साथ इसके चार लफ्ज पढ़ के सुना दूं? बिल्कुल सुना सकते हैं, फ्री हैं। ये अंग्रेजी में है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स PIL अगेंस्ट वाड्रा डेवलपर्स। The Supreme Court today dismissed a PIL seeking a CBI probe into grant of licenses to real estate companies, including that of Robert Vadra, by the Haryana government during 2005 to 2012. Under courts, we will not allow you to destroy the reputation of one person in the name of a PIL. Unquote. A bench comprising Justice H.L. Dattu and Ranjan Gogoi told the petitioner, Advocate Manohar Lal Sharma, while rejecting his plea. Supreme Court goes on to say again under courts, why have you targeted only one person? Merely because he is related to a politician? Pointing out that the PIL talked about licenses relating to 21,663 acres, but gave details of the deals relating to the companies owned by this individual. Sharma contended that former Comptroller General and Auditor General CAG Vinod Rai had ordered an audit of the licenses given to Sri Vadra. But his successor S.K. Sharma had on June 3, 2013 withdrawn this order at the instance of Chief Minister Bhupender Singh Huda's Principal Secretary Town and Planning. He pleaded with the court to quash the CAG's order. अरे CAG किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सुनेगा? वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी की सुनती नहीं है। जब CAG कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोलती है तो ये चिल्ला के जब छलांग मार के ऊपर बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, वो प्रिजम्पटिव लॉस की बात करते हैं, ये उसको पूरा लॉस बता देते हैं उसको तो आप किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं नलिन। मैं आ रहा हूं त्यागी जी, इसके बाद सीधे आपके पास। और हाई कोर्ट की भी, जो हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया है। तथ्यों को ऐसा है, सत्य की खूबी है, जब सत्यों को पूर्ण रूप से आप देखें तो सत्य एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। लेकिन सत्य का अंश करना शुरू करेंगे तो अलग अलग कहानियां बनेंगी। जो किया गया है वाड्रा जी के साथ, ये PIL प्राइवेट है। किसी ने अगर PIL ढंग से नहीं फ्रेम किया, सारे कानूनी पहले नहीं है, तो कानूनी रूप से अगर उसको डाउन कर दिया तो ये फ्रेम ही आपने करवाया था, PIL कोई डलवाया ही आपने सुप्रीम था। कोर्ट का नहीं हो रहा। और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आपने पढ़ाए, PIL करते। एक मिनट, मैंने आपको नहीं रोका। ये सज्जन को जरा बता देंगे, इतने उत्तेजित ना हो, इनकी शक्ति पीठ है, मैं समझ सकता हूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर जो मर्जी चाहे कहिए ना आप, हम तो डिबेट करने के लिए बैठे ही हैं। तो इस मुद्दे को जरा समझ लेते हैं हम। आपने कई सेक्शंस जो है सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा, मैं उतने ही काउंटर क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं। क्या ये ऑफेंस नहीं बनता है? सेक्शन 9 और 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कैसे नहीं बनता? समझाइए देश को। और क्या सेक्शन 417, 467, 468, 471, 120 ऑफ IPC नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स जो होता है,
आप मुझे बताइए, कंपनी इस विषय को अब हटा देते कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि कंफ्यूज ना हो, विषय पर आ जाते। 3.5 एकड़ की जमीन है, वाड्रा जी किसी से खरीदते, एक चेक इशू करते हैं, 1 लाख रुपए उनके बैंक। इस विषय को अब हटा देते कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि कंफ्यूज ना हो, विषय पर आ जाते। 3.5 एकड़ की जमीन है, वाड्रा जी किसी से खरीदते, एक चेक इशू करते हैं, 1 लाख रुपए उनके बैंक में, 7.5 करोड़ का चेक वो प्रेजेंट करते हैं। वो चेक इन कैश नहीं होता, 45 लाख रुपए कैश में दिए जाते हैं स्टैंप ड्यूटी के लिए, पता नहीं पड़ रहा क्यों। उस कंपनी, उस लैंड के लिए जो इन्होंने एक कंपनी से खरीदा, जिसका पेमेंट नहीं किया, डीएलएफ को एडवांस उनको दे देता है 7.5-8 करोड़ रुपए का, लगातार एडवांस देता है। फिर वाड्रा जी की कंपनी जाते हैं हुडा जी के पास और तेज स्पीड की तरह तुरंत उनको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलता ही नहीं है, जब डील हो चुकी है डीएलएफ के साथ, अलग कंपनी को ट्रांसफर होने वाली है लैंड, एक्सटेंशन वाड्रा जी को कंपनी को मिल रही है। हर चीज जो है सोनिया जी के दामाद और राहुल जी के बहनोई का काम होते जा रहा है। इस गति से और किसी का कभी काम होता नहीं है। पेमेंट्स हुई नहीं, जमीन आपकी होगी, उसी जमीन को आपने उसका लाइसेंस करा दिया और उस जमीन को फिर बिना खरीदे आपने एक किस्म से बेच दिया। अब इस पूरे डील में उनके पैसे बन गए। अगर ये जायज बिजनेस मॉडल है तो आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे? आप बिठा दीजिए ना सोनिया जी, राहुल जी, वाड्रा जी बैठ के देश को समझा दे। इस देश में 4-5 करोड़ ऐसे युवा हैं जो अच्छे रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं। सब जो है बड़े खुशी से इसको आगे बढ़ा देंगे। जायज मॉडल है, हो सकता है अपना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये केस स्टडी बन जाए कि विश्व का सबसे इफेक्टिव मॉडल है ये। अब इसमें बहस की क्या बात है? अच्छी बात है तो बता दीजिए देश को अच्छी बात है तो आप जरूर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को कहिए कि इसको केस स्टडी बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रूल्स के मुताबिक हर चीज सही तरीके से करी गई है। हम क्यों कहेंगे साहब, आप देश को बता के बना दीजिए। हमने तो देश को बता ही दिया। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने कल बता दिया अपने बयान में। हमने तो आज आपका दूसरा मॉडल बताया है। आप तो अडानी का मॉडल समझाइए मुल्क को। अडानी का मॉडल भी हम समझेंगे, लेकिन मैं चलता हूं केसी त्यागी जी के पास। केसी त्यागी जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रॉबर्ट वड्रा की लैंड डील्स आपको समझ में आती हैं? आपको लगता है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार का अंश छिपा हुआ है? दीपक, जो देश की मेन स्ट्रीम की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनसे हम आशा करते थे कि ये आने वाले चुनाव के लिए कुछ ट्रेंड सेट करेंगे। कॉमनवेल्थ को लेकर के 70,000 करोड़ रुपए का स्कैंडल हुआ, जिसमें हम भाजपा, क्षेत्रीय पार्टी, वाम पार्टी सब साथ थे। 1,70,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम हुआ, 2 महीने पार्लियामेंट नहीं चली, जांच चली, अब दोषी बुक होने जा रहे हैं। कोलगेट को लेकर के कई मंत्रियों से लेकर संतरियों तक जेल गए, वो जांच अपने अंतिम दौर में है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। उसके बाद रेलगेट हुआ, जिसमें मंत्री का इस्तीफा हुआ, बंसल साहब का हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े सवाल समूचे विपक्ष ने पूरे 5 साल में तैयार किए थे देश की राजनीति के लिए। तो बजाय इन सवालों को उठाने के 3 बार दीपक भारत बंद हुआ महंगाई के खिलाफ, जिसमें बीजेपी से लेकर सीपीएम तक सारी पार्टियां साथ थी। अब खाली 300 करोड़ रुपए का स्कैंडल वो गलत हो सकता है। सारी बहस अडानी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा हो गई है। जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल थे, 1,80,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम का, कांग्रेस पार्टी की जो मुख्यमंत्री है वो हार गई जिसको लेकर के। तो बजाय सार्थक बहस होने के कि प्राइस इंडेक्स क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है, नई आने वाली पार्टी कैसे उसको चेक करेगी, या इफेक्टिव लोकपाल बन करके कैसे इस तरह का काम होगा कि आगे से कोई कॉमनवेल्थ ना हो, रेलगेट ना हो, कोलगेट ना हो। तो ये सारी बहस 2 व्यक्तियों तक सीमित होगी है। अब दिक्कत क्या होगी है, अडानी जी का जिक्र करते हैं तो उनको परेशानी होती है, क्योंकि अडानी जी भी अब 60-70 हजार करोड़ के हो गए हैं, ये तो 300 करोड़ की बात कर रहे हैं। और राजनीतिक परिवार के किसी आदमी का कोई मामला है, उसको उठाए जाने के मैं खिलाफ नहीं, लेकिन आप जो है तिल को उठा रहे हैं और पहाड़ का जिक्र नहीं कर रहे। पूरे चुनाव में भाजपा अभियोग पत्र लाती इन सारे मामले को लेकर के, जो इन्होंने पूरे देश में माहौल बनाया था, जिसकी बड़ी फसल आज ये खुद ही काट रहे। दीपक जी, क्योंकि ये आरोप कांग्रेस के हैं, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो खत्म करें, मैं आपके पास यार। तो मेरा निवेदन ये है कि दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, वो बजाय वाड्रा के और इसके अपने अडानी के, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें अनियमितताएं नहीं हुई होंगी,
लेकिन जो इतने बड़े बड़े देश की स्कैंडल्स थे वो सारे क्यों, किन कारणों की वजह से, अच्छा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनके भाषणों में अब भी कॉमनवेल्थ, कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम और रेलगेट सारे मुद्दे उठ रहे हैं। नहीं त्यागी साहब, आपकी पार्टी को छोड़ दे तो खूनी पंजा, शैतान, चूहा, कुछ कहेंगे, कसाई और क्या आदमखोर, पता नहीं कौन कौन से शब्द है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन रश्मिकांत जी जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद नलिन कोहली। रश्मिकांत जी बोलिए, केसी त्यागी जी ने बड़ा मुद्दा उठाया, 5 साल पूरा स्कैंडल भरा रहा है यूपीए 2 का कार्यकाल। मैं इस आपके इस वक्तव्य से को थोड़ा सा चेंज कराऊंगा। 5 साल एलिगेशंस लगाए गए जो जिसमें एक भी तथ्य नहीं था। मैं शुरू करूंगा जो त्यागी जी ने शुरू किया था, जो बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा 1,76,000 लफ्ज क्या थे कैग के, प्रिजम्पटिव लॉस। और आपके अपने पार्टी के नेता श्री अरुण शौरी ने कहा कि 1,76,000 नहीं, ये 22,000 करोड़ रुपया होगा। ये भाजपा के नेता ने, आपकी पार्टी के नेता नहीं, भाजपा के नेता ने बोला कि ये 22,000 करोड़ होगा। हम 22,000 करोड़ को नहीं मानते हैं, लेकिन आज तक एक पैसा प्रूव नहीं हुआ। वो कहते हैं कॉमनवेल्थ में 70,000 रुपए खर्च हुआ। क्या दिल्ली की शक्ल बदल गई कि नहीं बदली? सारा विकास की तरफ पैसा गया। ये सारे झूठे इल्जाम लगे और एक झूठे इल्जाम में तथ्य नहीं निकला है। आप किस तरह आपने और बाकी विपक्ष पार्टियों ने, खासकर भाजपा ने 5 साल पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, देश का नुकसान किया, नीतियां नहीं बनने दी, अच्छी नीतियों को पास नहीं होने दिया, जो एंटी करप्शन बिल लाना चाहते थे वो पास नहीं होने दिए, हर चीज पे रोक लगाई। तो आप क्या कहना चाहते हैं रश्मिकांत जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को बीजेपी के आरोप पे कहना चाहता हूं मैं दीपक जी, मोदी को भी, मैं सुरेश कलमाड़ी को भी, सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को जेल भेजा, कनी मोदी और ए राजा कांग्रेस के लीडर नहीं थे, सुरेश कलमाड़ी को भेजा और वो केस अभी चल रहा है जिसपे पूर्ण निश्चय नहीं है, वो अभी कोर्ट में है। कोर्ट से इनमें से किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। इतने अधिकारी, बिजनेसमैन, मंत्री, नेता जेल जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की है सरकार पर, उनकी अगर फहरिस्त बनाई जाए बड़ी लंबी फहरिस्त बनेगी। कैसे आप कह सकते हैं कि इनमें कोई तथ्य नहीं है? क्योंकि अभी तक कोई चीज प्रूव ही नहीं हुई है। अरे कोर्ट में केस चल रहा है, इसी अब चार्जशीट हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कॉग्निजेंस लिया है। दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। दूसरे करोड़ों केस चल रहे हैं। रश्मिकांत जी, किस तरह से नेताओं की जबान बदली है, किस तरह से प्रियंका गांधी ने चूहा कहा और किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेसियों को गीदड़ कहा। उसी कड़ी में आज ममता बनर्जी ने कहा है शैतान नरेंद्र मोदी को। सुनते हैं उनकी बात, फिर चलते हैं टीएमसी नेता सौगत राय की तरफ। ममता बनर्जी की बात सुनते हैं। একটা ভাষায় কথা বললেই তাকে ঘৃণা করতে নেই। আমি দেখবেন আমি রাজনৈতিকভাবে তার কথা বলবো, আমি কিন্তু কখনো গুজরাটের মানুষকে বলি না, কারণ গুজরাটের মানুষকে আমি ভালোবাসি। দে আর ভেরি গুড। তাদের দুর্ভাগ্য একটা এরকম শয়তান ডেঞ্জারাস একজন লোক যিনি বসে আছেন, কাজ তো কিছু করেন না। टीएमसी नेता सौगत राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौगत राय साहब, किसी को शैतान कहना शोभा देता है एक राज्य की मुख्यमंत्री को? शैतान तो कोई अनपार्लियामेंट्री काम नहीं है। शैतान, डेविल और सैटर्न आर वेरी कॉमन वर्ड्स। वी इवन कॉल चिल्ड्रन शैतान। तो कोई अनपार्लियामेंट्री बात तो है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है। नलिन कोहली, अनपार्लियामेंट्री नहीं है शैतान कहना, बच्चों को भी शैतान कहा जाता है। हाँ, लेकिन बच्चों के टिप्पणी पर थोड़ा सा स्नेह होता है, थोड़ा सा एक किस्म से रिश्ता होता है प्यार का। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री जो है गुस्सा में बोल रही है। ममता जी को हंसते हुए स्नेह से तो मोदी जी की तरफ ये शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे थे। हर शब्द का अर्थ जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में और किस रूप से कहा जा रहा है उसको भी उतना ही महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा। थोड़ी ना डिक्शनरी की तरह वो एक तोते की तरह कोई एक बात कह रही है, एक शब्द ऐसी उठा के। तो मैं इस बात को नहीं खरीदता कि जैसे शौगत दा कह रहे हैं। मेरी 2 टिप्पणियां और हैं। केसी त्यागी जी हमारे जो वरिष्ठ मित्र बैठे हैं वहां पे,
उन्होंने जो कहा, बहुत विषय है देश में, केसी त्यागी जी भी जानते हैं, इनको लगातार हम उठाते जाते हैं। आज क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ये प्रासंगिक हो गई है बात, क्योंकि प्रियंका वाड्रा जी लगातार इस विषय को उठा रही हैं। दूसरी बात है कि जो अडानी जी के बारे में ये कह रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अभी आते समय मैंने एक चैनल पे देखा, कम से कम उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, वो अपनी स्पष्टीकरण खुद दे रहे हैं। यहां पर कोई स्पष्टीकरण जो व्यक्ति पे आरोप लग रहा है, ना वो, ना जिन लोगों की वजह से सोनिया जी, राहुल जी के सत्ता, क्योंकि सत्ता के केंद्र ही हैं, उनकी वजह से उनको लाभ मिल रहा है, वो नहीं बोल रहे, बाकी सब बोल रहे हैं। और आखिरी मेरी टिप्पणी है, जो हमारे मित्र कांग्रेस के हैं, तय कर लीजिए भाई साहब कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अगर चर्चा करनी है तो बहुत ऐसे विषय हैं। 2G को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, हमने नहीं। तो आप एक तरफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में PIL ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तोते वाली बात कही थी CBI के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते समय ये कहा था कि ब्लैक मनी का लिस्ट अभी तक क्यों नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी और सब मंत्रालय से दे रखा है, इसको सामने क्यों नहीं किया सार्वजनिक रूप से। तो आप क्या है, वही मैंने शुरू में कहा, सत्य को पूर्णता से देखे तो सत्य होता है, उसकी एक भाग को निकालेंगे तो कहानी अलग बनने का प्रयास होता है। भूल गए कांग्रेस के एक लास्ट चीज है, हमारे मित्र जो है शायद बहुत करीबी शिष्य हैं, बहुत करीबी शिष्य। सर मैं खत्म कर लूं बात, मैं करीब कर लूं, नहीं तो मैं भी लगातार बोल सकता हूं। और इनके ये कि 2G का 0 लॉस कहने वाले जो है कपिल सिब्बल जी, आज उन्हीं के पथ पे चलते हुए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसा कोई लॉस नहीं था। लॉस हुआ, गलत टेक्निक की जाए, इसीलिए तो रद्द हुए थे लाइसेंस। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बेबुनियाद रूप से नहीं। 2G पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज की भाषा पर। नवेद सिद्दीकी साहब, आज आपके एक मंत्री का बयान आया है कि खून के समंदर से नहाया हुआ है नरेंद्र मोदी। ऐसे बयान को आप ठीक मानते हैं? खून के समंदर से नहाया हुआ है। जी दीपक जी, ऐसा है कि ये जो बयान आप कह रहे हैं, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोगों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए। तो ये बताएं, एक सरकार के ऊपर जब ये इल्जाम लगता है तो हमारा ये फर्ज है लोगों को बताना आपके माध्यम से कि सन 2002 में जो कत्लेआम हुआ था वो किसने किया था। तो अगर जो कत्लेआम करता है तो वो ये तो इस तरह के मुहावरे हैं, तो मुहावरों का इस्तेमाल तो इंसान करेगा। तो उन्होंने किया कि कत्लेआम उस सरकार ने किया था सन 2002 में, और हमारी सरकार ने जो है मुजफ्फरनगर में दंगे रोके। तो ये फर्क है। नहीं, 2014 में फिर खून के समंदर से आप नहाए। 2014 में खून के समंदर से मुजफ्फरनगर में आप नहाए। आप मानेंगे इस बात को? ये बात आपके लिए भी कही जा सकती है कि 2014 में खून के समंदर से आप नहाए मुजफ्फरनगर में। नहीं, मुजफ्फरनगर के दंगे जो बात हो रही है उसको अभी हम ट्रैक से ना चेंज करें। हम ये कह रहे हैं कि 2002 में जो दंगे हुए, नहीं, हम 2014 की बात कर रहे हैं। आप 2002 पे क्यों अटके? हम 2014 की बात कर रहे हैं। आज से चंद महीने पहले की बात कर रहे हैं, तब आपकी सरकार सो रही थी मुजफ्फरनगर में। मैं आ रहा हूं, सुनिए, मैं आ रहा हूं। दीपक भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये स्टेटमेंट था नरेंद्र मोदी जी के लिए 2002 में कि लाशों के ऊपर चलकर आप राजनीति नहीं कर सकते, और लाशों के ऊपर चलकर ऐसा कभी कुछ अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं बोला था। ऐसा कभी कुछ अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं बोला था। नवेद भाई, आप अपने फैक्ट ठीक कर लें। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कभी कुछ अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं बोला था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर 2002 की बात करेंगे आप तो 2014 की भी बात होगी। मैं कुछ कहना चाहूंगा दीपक जी। दीपक जी, नहीं, तो इसलिए अगर हमारे नेता ने ये कह दिया रूप से कहना तो कोई बुरी बात पहली बात है, समाजवादी और दूसरी चीज, हम लोग सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेताजी से लेकर अभी तक इनके प्रवक्ता जो हैं, बीच में जितने मंत्री हैं, ये लगातार जो है जो मर्जी मन में आ जाए बोलने के भाषा के लोग हैं। आप अभी इनको देख लीजिए, अटल जी के नाम पर कुछ भी चेपने को तैयार हो गए। धन्यवाद कि आपने दीपक जी इस बात को सीधा टोका, नहीं तो मुझे करना पड़ता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इनके मुख्यमंत्री जो हैं, जहां पर रेप होता है वहां कहते हैं हमारे ये 3 लड़के, क्यों हमारे ये 3 लड़के मुरादाबाद में खड़े होकर शक्ति मिल की तरफ कह रहे हैं कि उनको डेथ सेंटेंस हुआ गया है? क्या किस प्रकार की राजनीति? दूसरे इनके नेता हैं आजम खान साहब, जो कभी मुजफ्फरनगर नहीं गए, जो उस एरिया के इंचार्ज है। पुलिस को दंगाइयों को पकड़ने की जगह भैंस पकड़ने के लिए भेज सकते हैं वो। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज बैठ के ये इनके लोग कह रहे हैं खून की दरिया में नहा रहे हैं।
इस प्रकार की भाषा क्या शोभा देती है? क्या लोगों की भूख इससे मिटने वाली है? बेरोजगारी मिटने वाली है? तो कहा जाएगा। इतने ये लोग खत्म हो गए हैं, इनके पास मुद्दे ही नहीं रहे, तो अब इस प्रकार की भाषा। अच्छा जी, ऐसा है साहब, क्या किया छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई महिला घर अकेली नहीं जा सकती बिना उसके भाई या बाप उसके साथ चलते हुए। अरे जाइए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, पानी नहीं है, किसान जो है मर रहा है, और आपके मिल्स बंद हो रही हैं, सड़कें नहीं है, और आप देश में आकर कह रहे हैं खून की नदियां कहां से है? कहां आप उसके साथ चलते हुए? अरे जाइए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, पानी नहीं है, किसान जो है मर रहा है, और आपके मिल्स बंद हो रही हैं, सड़कें नहीं है, और आप देश में आकर कह रहे हैं खून की नदियां कहां से है? कहां इतिहास में रहते रहते आप भी इतिहास कुछ देखा नहीं है? दीपक साहब से जुड़े, दीपक भाई लगता है इन्होंने कुछ देखा नहीं है। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए त्यागी जी, यहाँ पर सबसे सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। इतने चुनाव आपने देखे, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा कसाई, चूहा, शैतान, खून के समंदर से नहाया हुआ, इस तरह के शब्द आपने, और समंदर के अंदर फिकवा दे जो इनको वोट डालेगा, ऐसे शब्द सुने थे पहले आपने? दीपक जी, मैं 1977 में हम लोग 19 महीने जेल में रह करके आए थे, और हमारा मन श्रीमती गांधी की सरकार के बहुत खिलाफ था पूरे चुनाव में। और हमारे एक नेता जॉर्ज फर्नांडीज तो जेल के अंदर से चुनाव लड़े थे। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ और हमारी पार्टी जीत गई, जनता पार्टी, और कांग्रेस पार्टी हार गई, तो हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनका पहले दिन और पहला वक्तव्य था, लेट अस फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो वो चुनाव ऐसा था, उसमें कटता हो सकती थी, लेकिन मुझको याद नहीं है कोई उसमें हिंसा हुई। दूसरा चुनाव श्री वीपी सिंह जी के नेतृत्व का था, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के खिलाफ बोफोर्स जैसे मामले को लेकर के लड़ा गया था, और उसी में मंडल भी हो गया था, उसी में कमंडल भी हो गया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थे, वीपी सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे, तो उस तरह की चंद्रशेखर जी थे। राजनीतिक वातावरण घटता बढ़ता रहा, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। असल में जब पोलराइजेशन से या फिर छोटी मोटी घटनाओं को उत्तेजित करने से, देखिए माफ करना, मैं दोनों पार्टी के लिए कहना चाहता हूं कि जब किसी दंगे में इन्वॉल्व आदमी को जब आप टिकट देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा, तो 10 लोगों के हौसले बढ़ेंगे। और ये प्रक्रिया कोई एक पार्टी में नहीं है, इसको गाए बजाए सभी राजनीतिक दल, कोई जातीय दंगे में इन्वॉल्व है, कोई धर्म के दंगे में इन्वॉल्व है, और तो और भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हमारे पुराने भाई लालू प्रसाद यादव जी जमानत पर हैं, और उनके वक्तव्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहे हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म गेन की जो पॉलिटिक्स हो गई है दीपक, उसकी वजह से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो समाप्त हो गए। आपने पूरे चुनाव में सुना है, आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, कैसा बजट आना चाहिए, इस बार फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या मुद्दे होंगे, ये मुख्य मुद्दे होते हैं वहां पर। यहां विदेश नीति का सवाल ही नहीं है। यहां कह रहे हैं आंख में आंख डाल के देखो, तो पड़ोसियों के साथ आंख में आंख डाल के नहीं देखा जाता है। हम कूटनीति तैयार करते हैं, पड़ोस के मुल्कों से हमारे कैसे रिश्ते होते हैं। अब माफ कीजिएगा नलिन जी, आपको थोड़ा अप्रिय लगेगा, ये भाषा भी आपके प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी पार्टी सरकार में आ रही है, तो चीन के साथ ही बैठ के बात करनी है, पाकिस्तान के साथ ही बात करनी है, बांग्लादेश के आए हुए लोगों को भी अगर बाहर भेजना है तो वहां पर भी शेख हसीना से बात करनी है, आपको श्रीलंका से ही बात करनी है। ये आंख में आंख डालना, ये तो जवाहरलाल ने भी नहीं किया कभी, जो इस देश की आजादी के आंदोलन से निकल करके नेता आए थे। तो कुछ उत्तेजना इतनी फैल गई है राजनीतिक क्षेत्र में दीपक, कि अब बहस बंद है, और वाजिब बहस तो बिल्कुल बंद है। वाजिब बहस बिल्कुल बंद है। रश्मिका जी, रक्षा के बजट में आप दोनों कराओ, उससे पहले प्रदीप जी, जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये लैंग्वेज निकली कहां से? क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जितनी गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाए वो किया जा रहा है, या और बदले में बीजेपी भी रिटेलिएटरी भूमिका में आ रही है? देखिए, 2-3 चीजें हैं दीपक जी। एक तो आप जो बात कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने जनवरी में जब जयपुर में अधिवेशन हुआ था, वहां से शुरू हुआ था, जब शिंदे साहब ने हिंदू टेररिज्म की बात कही थी और कहा था बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं टेररिस्ट को। वहां से सिलसिला शुरू हुआ।
इसको बीच में रोकने की कोशिश हुई, फिर हुआ, मुजफ्फरनगर हो गया इस बीच में। तो ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण जो है वो है जवाबदेही से बचने की कोशिश। जो केसी त्यागी जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी इस देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों पर थी कि एक पार्टी जो सत्ता में है 10 साल से, वो बताती कि हमने किया क्या। उसके देश को बताना चाहिए उसको कि आखिर 2G घोटाला हुआ तो क्यों हुआ, आखिर कोल घोटाला हुआ तो क्यों हुआ, CWG क्यों हुआ, क्या वो करने जा रही है अगर फिर से जनता उनको चुने कि ऐसे घोटाले नहीं होंगे। बीजेपी को बताना चाहिए कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या ऐसा अलग करेंगे जिसकी वजह से महंगाई नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में जो उसके विकास में रुकावट आई है वो नहीं आएगी। तो ये सुविधा की राजनीति है। गाली देना सबसे सुविधाजनक है। आप हमको गाली दीजिए, हम आपको गाली दें और इसकी प्रतियोगिता चल जाए। वही प्रतियोगिता दोनों पार्टियों में चल रही है, बाकी छोटी पार्टियां भी उसमें शामिल हो गए। तो राष्ट्रीय विमर्श के जो मुद्दे हैं जो केंद्र में होने चाहिए वो पृष्ठभूमि में चले गए हैं। जिन मुद्दों का जनता से कोई सरोकार नहीं है सीधा, वो मुद्दे मुख्य हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। रश्मिकांत जी, आपको नहीं लगता यही एक कारण है, वरना प्रियंका गांधी जैसी संजीदा महिला के मुंह से नहीं निकलता कि चूहों की तरह दौड़ने लगे हैं बीजेपी के नेता? देखिए, उसका मतलब तो ये था कि वो डर के मारे भाग रहे हैं। जब वो 2 लफ्ज भी बोलती हैं तो भाजपा बहुत घबरा जाती है और बौखला जाती है। लेकिन मैं प्रदीप सिंह जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि मुद्दे विकास के होने चाहिए थे। ये भाजपा ने भी शुरू में कहा था कि ये विकास के लिए होंगे, लेकिन हमें कांग्रेस में मालूम था कि 2 हफ्ते जब चुनाव के शुरू हो जाएंगे, चुनाव के प्रचार के, तब ये सांप्रदायिकता पे वापस आ जाएंगे। श्री नलिन कोहली जी ने बड़े एग्जाम्पल और तथ्य दिए, लेकिन वो श्री गिरिराज सिंह का बयान भूल गए, जहां भाजपा के पूर्व अध्यक्ष स्टेज पे बैठे थे, जहां उन्होंने कहा था कि जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चले जाए। तो क्या आपने अपनी नीति और नियत बदल ली है कि आप अखंड भारत नहीं अखंड पाकिस्तान चाहते हैं? जो अमित शाह ने, आपने चुनाव में बोला, केसी त्यागी जी ने 77 का एग्जाम्पल दिया। एक सेकंड, केसी त्यागी ने 77 की बात की, उन्होंने वीपी सिंह जी के समय की बात की, लेकिन उनको ये बताइए कि इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय और उस समय में फर्क क्या है? उसमें यह है क्योंकि एक इंसान कहता है कि मुझे 56 इंच की छाती चाहिए। अरे जिम्नेजियम में जाओ ना, फिर 56 इंच की छाती की बात क्यों कर रहे हो? आप मुद्दों की बात करिए। आप मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे? अमित शाह क्यों बोल रहे हैं कि ये बदला लेना है, मुजफ्फरनगर का बदला लेना है, बदले का चुनाव है? कभी सुनी है आपने ऐसी भाषा चुनाव में कि आपके एक बहुत सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता, जिनको गुजरात से भेजा गया उत्तर प्रदेश, जो ये बोले कि ये बदले का चुनाव है, बदला लेना है हमको? किससे बदला लेना है? हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से बदला लेना है, भाई को भाई से बदला लेना है, बहन को बहन से बदला लेना है? नरेंद्र, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अब मैं दूं? तो सवाल यह है कि क्या ओछे आरोपों से देश चलेगा, और ओछे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। सीधे चलते हैं नलिन कोहली के पास। नलिन, आप रश्मिकांत जी के आरोप का जवाब देना चाहते थे। नलिन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अगर नलिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे। नवेद सिद्दीकी साहब, आपको नहीं लगता कि राजनीति बड़ी ओछी हो गई है आजकल? देखिए, हम लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं और इसका साथ भी नहीं देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है जो भी हो रहा है। हम लोग विकास को लेकर चल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आप हमारे नौजवान मुख्यमंत्री को देखिए, श्री अखिलेश यादव साहब, मैं उनकी बात करता हूं कि एक सीनियर बंदा जो उनकी पार्टी के एक जमाने में बहुत करीबी रहे, आज वो कितने इल्जाम उनके ऊपर लगाते हैं, कितनी कैसी कैसी बातें उनके बारे में वो करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो उनको अंकल कह के मुखातिब करते हैं और इससे आगे वो बोलते नहीं हैं। उनका एक काम है और हम लोग उनके सिपाही हैं। हम ये जानते हैं कि एक ट्रैक पे अगर एक एथलीट दौड़ रहा है
तो हमें सामने अपने गोल को देखना चाहिए और हम सामने की तरफ दौड़ें, ना हम दाहिने देखें और ना बाएं देखें। हमें अपना लक्ष्य देखना चाहिए और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे चल रहे हैं। हम विकास को लेकर चल रहे हैं, जो 5 साल के विकास हमने 2 साल में पूरे कर दिए, वादा अपना, मैं उसको लेके चल रहे हैं हम लोग। आप लोग ओछी राजनीति, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं। मोदी साहब क्या कह रहे हैं बताइए? भाषण गिरिराज साहब ने क्या बात कही, जो अभी बात कट गई, कोहली साहब जवाब नहीं दे पाए कि मतलब सरकार बनेगी तो मुसलमान लोगों को पाकिस्तान जवाब दे दूं? ये गिरिराज साहब कह रहे हैं। नहीं, इसके आगे भी कई चीजें कही जा सकती हैं। आपके गिरिराज जो हैं, आप सुन लीजिए, आपके गिरिराज ये गिरी राजनीति कर रहे हैं, गिरी राजनीति। दीपक जी कुछ ये है गिरिराज। बिल्कुल नलिन, मैं आपके पास आया था लेकिन आपका ऑडियो कट था जी। आप गिरिराज जी ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप समाजवादी पार्टी का भी है और ये आरोप कांग्रेस का भी है। कुछ ये है गिरिराज। बिल्कुल नलिन, मैं आपके पास आया था लेकिन आपका ऑडियो कट था जी। आप गिरिराज जी ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप समाजवादी पार्टी का भी है और ये आरोप कांग्रेस का भी है। पहले अभी ब्रेक से पहले भाई केसी त्यागी जी ने थोड़ा सा कहा था कि उनकी अपेक्षा क्या थी या क्या है राष्ट्रीय पार्टियों से। तो इतनी हम जरूर कहेंगे कि बिहार के वो वरिष्ठ पार्टी से हैं और उनके मुख्यमंत्री जी से हमारी भी उतनी अपेक्षा थी। जब भटकल के यासीन को पकड़ा गया था तो वहां की पुलिस थोड़ी सी जानकारी रख देती, क्योंकि बिहार में आतंकवाद का विषय, माओवाज्म का विषय बिल्कुल समाप्त टोटली नहीं है। हमारी तो हुंकार रैली में तो बम भी फटे थे और शायद उतना ही हम संवेदना उसकी अपेक्षा रखते कि मुख्यमंत्री कम से कम कुछ बोल लेते जब उनके वहां एक स्कूल में 22-23 बच्चों की मृत्यु हो गई थी मिड डे मील के समय। तो ये उपदेश तो एक बात हो जाता है, हम सबकी अपेक्षाएं होती हैं देश के हित में, अलग अलग जहां पर होते हैं हम अपनी बात कहते हैं, तो मुझे लगा ये जोड़ दूं। दूसरा, प्रदीप जी ने कहा था कि अच्छा होता कि भाजपा अपनी बात कहती महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे विषयों पर। तो प्रदीप जी की मैं जानकारी में डालूंगा, यदि मोदी जी की बात लगातार सुनेंगे, ये सारे विषय उठ रहे हैं। हमारे तो मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा है, हमारा क्या है, मोदी जी स्पष्ट कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो एक भारत, सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत। महंगाई को लेके प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात की गई है, फ्रेट ट्रेन्स की बात की गई कि सब्जियों को कैसे लिया जाए क्योंकि मिसमैच है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, एक जैसे विषय आपने कहा। नौकरियों को लेके स्किल डेवलपमेंट की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, विमेन एजुकेशन की बात करिए, माइनॉरिटीज के लिए बात करें, एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर, ऐसे करते हुए सब जो है फोकस जो है अंडरलाइंग थीम जो है नौकरियां, क्योंकि इस देश में 1.5 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष की आवश्यकता है। 10 साल में यह 15 करोड़ हो जाता है, 4 से 5 करोड़ बैकलॉग है, 20 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करना अति अनिवार्य है। नहीं तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस देश का, युवा, वो डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन सकता है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और चिंता का विषय है। कई ऐसे विषय, और हम तो विकास की राजनीति कर ही रहे हैं। तीसरी बात आ जाते हैं जो गिरिराज सिंह जी और सबको लेके कांग्रेस पार्टी ने कहा। धन्यवाद, बहुत अच्छा किया कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने इसे उठाया। गिरिराज जी, मैं अपनी बात प्लीज पूरी कर दूं, नहीं तो फिर डिबेट हट जाता है ट्रैक से। तो गिरिराज जी के ऊपर इन्होंने कहा, तुरंत वाजपेयी अपने राजनाथ जी का बयान आया और कुछ ही दिन बाद अपने मोदी जी का ट्वीट आया। आज तक क्या वाड्रा इशू पर सोनिया गांधी का ट्वीट चू तक सुनाई दिया है? राहुल गांधी जी का कुछ सुनाई दिया है? प्रियंका गांधी जी तो इसके जवाब में चूहे बिल्ली की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो आप हमें ज्ञान मत दीजिए, हर चीज पर जवाबदेही मिलता है यहां से। अमित शाह जी के बदले की बात अभी क्योंकि आपने उठाया है, इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बात की, लेकिन फिर भी क्योंकि आप उठा रहे तो मैं जवाब देता हूं। बदला जो है उनसे लेना चाहिए, बदला उनसे। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो, ये मत भूलिए, जब भूखा आदमी सोचता है तो क्या कहा उन्होंने कि तलवार उठाए जाते थे मुगलों के जमाने में, आज बटन दबाया जाता है। और बटन क्या दबाया जाता है? खुशी से किसी सरकार को बदलने में या गुस्सा से? और जब गुस्सा से किया जाता है, वो भूखे से पूछिए जो सोता नहीं है,
खाना खाने, जो सो नहीं पाता क्योंकि भूखा पेट है, बेरोजगार उस युवा से पूछे जिसे नौकरी नहीं मिलती, उस महिला से पूछे जिसके पिता या भाई को छोड़ना पड़ता है उसको घर पे, जो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और दिल्ली में भी जो महिला असुरक्षित महसूस करती है, ये तो देश की राजधानी है, इन सब का जो है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। रश्मिकांत जी से जवाब ले लेते हैं, फिर केसी त्यागी जी के पास चलेंगे। आपने रेस किया तो मैंने कहा, और लास्ट बात आपने कहा, लास्ट जो आपने कहा गिरिराज जी की गिरी, ऐसा है आपके पास आशाहीन नेतृत्व है, दिशाहीन नेतृत्व है, आपके नेतृत्व के पास टॉफी, गुब्बारे, मम्मी पापा की राजनीति से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, इसीलिए आप अपनी राजनीति हम पर केंद्रित करके कर रहे हैं। देश को कुछ नवेद भाई आता हूं आपके पास, ही नहीं दे रहे हैं ना। नवेद भाई आता हूं आपके पास, कह रहे हैं कि आपके पास शब्द नहीं है। ये मम्मी पापा की राजनीति किसने शुरू की? ये लफ्ज शहजादा किसने शुरू किया? जिस आदमी ने अपने पिता को आतंकवादी अटैक में उनकी मौत हुई, जिनकी अपनी दादी उनके सामने गिरी, जिनको शहजादा की जगह कुछ और बोलना चाहिए था, जो बोलना चाहिए था कि उनकी किस तरीके से उनके परिवार ने त्याग किया, उसको शहजादा बोल रहे हैं आप। ये शर्म नहीं आती? जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, कभी किसी जब शब्दों की बात हम करें, कभी मोरारजी देसाई ने इमरजेंसी के बाद ऐसा बोला, 19 महीने जेल में रहने के बाद। ये कौन बोल रहे हैं? ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रश्मिकांत जी बोल रहे हैं। एक मिनट, किन्होंने ये कहा शर्म की बात? धन्यवाद रश्मिकांत जी, शर्म की बात कर रहे हैं आप, तो आप इस बात को याद रखिए, लोकतंत्र को हिलाने का, फासिज्म का काम एक ही पार्टी ने किया और एक ही महिला, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। और जेल में जो यहां पर बैठे, हम तो उस टाइम नहीं थे, बच्चे थे, लेकिन त्यागी जी और हमारे पार्टी के और हर पार्टी के नेता जो है जेल गए थे। क्या क्या हुआ था ये भी जानते हैं कि इंदिरा जी ने उसकी माफी मांगी थी। भाषा के जो शब्दों का बात है, नपुंसक नहीं, मैं बता रहा हूं, आपसे हम सीख नहीं लेना चाहेंगे भाषा का। नपुंसक कहा है मोदी जी को सलमान खुर्शीद ने। घांची, गंगू तेली, खूनी, बंदर, सर्किस, ये सारे शब्द आपके वरिष्ठ नेता हैं, और इस पर कभी भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो देश को उपदेश दे रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि शहजादा शब्द पे आपको आपत्ति है, लेकिन नपुंसक किसी को कहना उस पे आपत्ति नहीं है। बोले हैं खूनी कहना आपत्ति नहीं है, और बिल्कुल खुल के बोले हैं। और गंगू तेली कहना, जात के ऊपर में एक शब्द उठाना, आपको उस पर शर्म, बल्कि उन्होंने उनको एडवाइस। एक क्लोजिंग कमेंट केसी त्यागी जी से। त्यागी जी, इस डिबेट को कैसे समाप्त करेंगे? क्या भाषा की मर्यादा बनी रहेगी या ये भाषा और गिरेगी आने वाले 2 चरणों में? मैं उन शब्दों का इस्तेमाल ना करके अपने प्रिय श्री नलिन कोहली जी को कहना चाहता हूं कि जब गया में विस्फोट हुआ तो उसको लेकर के इनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का दामाद है भटकर। हमने उसका रिएक्ट नहीं किया, ना आगे भी करेंगे। लेकिन मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जब अक्षरधाम पर अहमदाबाद में हमला हुआ था तो उसमें कई दर्जन लोग मरे, क्या श्री मोदी जी एक भी मृतक परिवार के घर पर गए? जिस तरह की अपेक्षा वो नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं। असल में हर सवाल का जवाब निगेटिव होकर के आप दो, ये नलिन जी को ये बहुत समझदारी की बात नहीं है। जो माहौल हो गया है देश का, इसमें अगर कुछ सीटें भी आपकी बढ़ गई, लेकिन देश की मर्यादा कम होती जा रही है, तो कुछ सीटें बढ़ जाए, इसकी एवज में देश को कल को बड़ी कीमत चुकानी पड़े। कम से कम ये देश सबका है, सबको चलाना है, सबको देखना है इसको। फिर अपनी पुरानी बात पर मैं आप सबको यहीं रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। एक ही मैं सेंटेंस बोलना चाहूंगा। हम सब इस चीज को मानते हैं कि राजनीति में मर्यादा रहनी चाहिए, सभा में सभ्यता रहनी चाहिए और सत्ता में संयम रहना चाहिए। इस तरह की राजनीति, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। जो है वो संवाद है। संवाद राजनीतिक दलों का आपस में टूट गया है, उसका ये नतीजा दिख रहा है। संवाद जब होता है तो आंख की शर्म भी होती है। संवाद खत्म हुआ है तो आंख की शर्म खत्म हुई है, तब इस तरह की भाषा सामने आ रही है। तो चलिए, बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।